वेलकम। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर शायद आपने ऑलरेडी बहुत सी डिबेट्स देखी होंगी और बहुत सारी बातें भी सुनी होंगी। डज गॉड एग्जिस्ट? बचपन से हमें बताया जाता है कि इस दुनिया के ऊपर भी एक दुनिया है जिसमें कि गॉड रहते हैं, भगवान रहते हैं और उन्होंने ही इस पूरी दुनिया को बनाया है, हमें बनाया है। फिर जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तब कहीं ना कहीं हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि आखिर वो दिखता कैसे होगा और अगर है तो फिर रहता कहाँ है। तो इस टाइप के सवाल सबके मन में कभी ना कभी ज़रूर आते हैं। फिर जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, हमारे मन में चीज़ों को जानने के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तब कहीं ना कहीं मन में ये सवाल भी ज़रूर आता है कि क्या वाकई में भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। फिर बहुत सारे लोग मिलते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं। कोई कहता है कि होते हैं और कोई कहता है कि नहीं है, और ज़्यादातर केसेस में डिस्कशन यहीं अटक जाता है। सो इसलिए ये एक पूरा सिंगल वीडियो नहीं है। इसके लिए मैं डज गॉड एग्जिस्ट पे एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें कि हम गॉड के सपोर्ट में दिए जाने वाले जो मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो हम उनमें से किसी एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को उठाएंगे और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि वो आर्ग्यूमेंट जो गॉड के सपोर्ट में दिया जा रहा है काम करता भी है या नहीं। और आज इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हम शुरू कर रहे हैं गॉड के सपोर्ट में दिया जाने वाला सबसे बेसिक और सबसे फेमस आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉज का मतलब है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, कोई ना कोई कारण होता है। जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम जो भी काम करते हैं या जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, तभी वो चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि कमरे में बल्ब जला, तो बल्ब जला तो कैसे जला? स्विच ऑन हुआ। तो स्विच कैसे ऑन हुआ? किसी ने बटन को प्रेस किया। ठीक इसी तरीके से बारिश होती है, पानी गिरता है, तो उसके पीछे भी कारण है। धूप से पानी गर्म होता है, फिर इसके बाद वो भाप बनकर ऊपर जाता है, अलग अलग वाटर के पार्ट्स में वो बादल बनकर और फिर नीचे गिरता है। तो इस तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ में हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न या कोई ना कोई कारण देखने को मिल जाएगा। और जिस तरीके से डे टू डे लाइफ में हम चीज़ों को देखते हैं कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉज है, कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई कारण है, ठीक इसी तरह यूनिवर्स का भी बिगन हुआ है, यूनिवर्स की भी शुरुआत हुई है। इसलिए यूनिवर्स के पीछे भी कोई ना कोई कॉज होना चाहिए। और जब हम बोलते हैं कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉज है, यूजली हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इन सब चीज़ों को टाइम और स्पेस के अंदर होते हुए देखते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि बल्ब का जलना और पानी का गिरना, और हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न या कोई ना कोई कारण होता है। और यहाँ पे फर्स्ट कॉज का मतलब है कि हर वो चीज़ जो बिगिन होती है, जो शुरू होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। इसलिए यूनिवर्स का भी बिगिन हुआ है तो उसके पीछे भी कॉज होना चाहिए। अब चूंकि यूनिवर्स के पीछे कोई ना कोई कॉज होगा तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कॉज होगा, और फिर ये कॉज की चेन जो है कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। और जिस भी जगह पर, जिस भी मोमेंट पर ये कॉज की चेन रुकेगी वही है फर्स्ट कॉज या फिर गॉड। अब देखिए यहाँ पे किसी भी आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए, उसकी सच्चाई जानने के लिए, उस आर्ग्यूमेंट का जो पर्पस है, जो उसका कोर पॉइंट है, वो समझना जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल वो कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कह रहा है कि जिस तरीके से टाइम और स्पेस के अंदर हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, हम जो कि डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जो चीज़ बिगिन हुई है उसका कोई ना कोई कॉज है, ठीक इसी तरीके से यूनिवर्स का भी बिगिन हुआ है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कॉज होना चाहिए। तो इस आर्गूमेंट का जो बेस है, जो कोर पॉइंट है, वो चीज़ों के पीछे का कॉज है। सो बेसिकली यही इस आर्गूमेंट का प्रिंसिपल है। तो अब अगर हम इस पर्टिकुलर आर्गूमेंट के बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और उस पर चलते हैं कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉज होगा, तो यूनिवर्स का बिगिन हुआ है तो उसके पीछे भी कॉज होना चाहिए। तो अब यूनिवर्स के पीछे कोई कॉज होगा तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कॉज होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है इस प्रिंसिपल के हिसाब से। तो अब उस नए बिगिन कॉज के पीछे भी कोई ना कोई कॉज होगा और उसके पीछे भी कोई ना कोई कॉज होगा। ठीक इसी तरीके से जितने भी नए नए कॉजेज होंगे, हर कॉजेज के पीछे कोई ना कोई कॉज होना चाहिए। तब तो फिर ये इन्फाइनाइट रिग्रेशन की तरफ चला जाएगा। तो ये कॉजेज की ये चेन खत्म ही नहीं होगी। हर कॉज के पीछे एक नया कॉज होगा और उस नए कॉज के पीछे भी एक नया कॉज होगा। बट द प्रॉब्लम इज कि यही सेम आर्ग्यूमेंट अब कहता है कि नहीं, अब रुक जाओ, क्योंकि इनफाइनाइट रिग्रेशन आ रही है। यानी कि एक आर्ग्यूमेंट जो कि टाइम और स्पेस के अंदर हमारी डे टू डे लाइफ से इंस्पायर्ड होके हमारे प्रिंसिपल को फॉलो करता है और सेम प्रिंसिपल बनाता है और हमें यूनिवर्स से बियॉन्ड चीज़ों को डिफाइन करना चाहता है,
और प्रिंसिपल भी इसलिए बनाता है ताकि वो बियॉन्ड जा सके, क्योंकि अगर वो सेम प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा तो फिर यूनिवर्स के पीछे कॉज होना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए वो एक प्रिंसिपल बनाता है कि कॉज के पीछे कॉज होना चाहिए, और बोलता है कि नहीं, यूनिवर्स के पीछे भी कोई ना कोई कॉज है। और जब उसके ही बात को मानकर, उसके ही प्रिंसिपल को फॉलो कर इस यूनिवर्स के ओरिजिन तक एक्सटेंड किया जाता है तो इनफाइनाइट रिग्रेशन आती है। और जैसे ही इनफाइनाइट रिग्रेशन आती है तो सेम यही आर्गुमेंट खुद बीच में आकर अपने ही बनाए हुए रूल को तोड़ देता है, अपने ही बनाए हुए प्रिंसिपल को तोड़ देता है कि नहीं, अब इनफाइनाइट रिग्रेशन आ रही है। क्वेश्चन ये है कि जब तोड़ना ही था तो बनाने का मतलब क्या था? यानी कि एक आर्गुमेंट जो कि बोलता है हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, और फिर वही आर्गुमेंट, वही प्रिंसिपल बोल देता है कि नहीं, हर चीज़ के पीछे कॉज नहीं होता है। ये किस तरीके से लॉजिकली जस्टिफाइड हो रहा है कि सेम आर्गुमेंट बोल रहा है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, और सेम आर्गुमेंट बोलता है कि नहीं, हर चीज़ के पीछे कॉज नहीं होता है। अब इस आर्गुमेंट का लॉजिकली कंक्लूजन किस तरीके से जस्टिफाइड किया जाए? क्वेश्चन ये है कि अगर चीज़ों के बियॉन्ड ही जाना था, यूनिवर्स के बियॉन्ड ही जाना था, तो फिर इनफाइनाइट रिग्रेशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि हाँ, इनफाइनाइट रिग्रेशन आ रही है। और अगर तोड़ ही दिया, एक्सेप्ट नहीं करना है, तो फिर जाने का मतलब ही क्या था? और जब तोड़ ही दिया तो फिर वापस आ जाते। बट उस पर्टिकुलर जगह में जाके रुकने का क्या मतलब है? रुकना ही था तो यूनिवर्स पे आके रुकना था, क्योंकि प्रिंसिपल ही फेल हो गया ना। और जब ये मानना ही था कि नहीं, एक चीज़ ऐसी होगी जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद पर ही डिपेंडेंट है, जो स्वयं ही संचालित होती है, खुद से ही चलती है, उसके पीछे कोई कॉज नहीं है। जब ये सब एक्सेप्ट ही करना था, ये सब मानना ही था, तो फिर यूनिवर्स के परे जाने का क्या मतलब है? फिर यूनिवर्स में ही रुक जाना था। गॉड पर ही क्यों रुकना है जाके? इस यूनिवर्स को क्रॉस करके और फिर कहीं भी रुक जाना है। ये किस तरीके से लॉजिकली जस्टिफाइड हो रहा है? देखिए, यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट है, इससे दो चीज़ें निकल रही हैं। पहली चीज़ तो ये बोल रहा है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, और जैसे ही ये यूनिवर्स के बियॉन्ड जाता है, जो यूनिवर्स का जो कॉज होगा उस पर जाता है, तो खुद अपना ही रूल अप्लाई नहीं करता है। इस प्रिंसिपल को यूज़ करके ये यूनिवर्स के बियॉन्ड जाता है, और फिर बोल देता है कि नहीं, अब यूनिवर्स क्रॉस हो गया, अब इस कॉज के पीछे कोई कॉज का होना ज़रूरी नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हर कॉज के पीछे कॉज नहीं होगा, इनफाइनाइट रिग्रेशन नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसको वहाँ से अपने ही प्रिंसिपल रूल के मुताबिक उसको वापस आ जाना चाहिए था। बट वो ऐसा नहीं करता है। यहाँ से निकलने के लिए बोलता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो यूनिवर्स को क्रॉस कर पाए, और जैसे ही यूनिवर्स क्रॉस करता है, पहला रूल यहाँ पे अपना तोड़ता है। सेकेंड थिंग, वहाँ पे जाकर रुक जाता है कि अब यहाँ पे एक ऐसी एंटिटी होना ज़रूरी है जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ एग्जिस्टेंस हो, तो वहाँ पे जाकर ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब ये चीज़ एक्सेप्ट ही करनी थी, तो फिर यूनिवर्स के बियॉन्ड जाने का क्या मतलब हुआ? तो ये चीज़ समझ में नहीं आई। वहाँ जाके रुकने का मतलब समझ में नहीं आता है। अगर ये भी एक्सेप्ट कर रहा है कि कॉज के पीछे कॉज नहीं है, तो फिर यहीं आ जाना था, फिर यूनिवर्स को ही एक्सेप्ट कर लेना था। इसके बियॉन्ड जाके दूसरे तीसरे कॉज पे रुकने का क्या मतलब है? क्या इस आर्ग्यूमेंट को, इस प्रिंसिपल को बस यूनिवर्स को क्रॉस करना था कि जस्ट बिकॉज ऑफ कि गॉड को जस्टिफाई किया जा सके, गॉड को प्रूफ किया जा सके? देखिए, इससे इस जो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट की जो डिसऑनेस्टी है, जो कनिंगनेस है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। देखिए, अगर हम इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं तो इनफाइनाइट रिग्रेशन आ रही है, तो फिर उसे एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए कि अगर इस प्रोसेस से चल रहे हैं तो इनफाइनाइट रिग्रेशन आ रही है। रूल को सिर्फ इसलिए तोड़ना क्योंकि रिजल्ट पसंद नहीं आया, ये किसी भी तरीके से लॉजिकली जस्टिफाइड नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है। साइंस के हिसाब से टाइम की जो शुरुआत है यूनिवर्स के साथ ही हुई है, यानी कि टाइम और यूनिवर्स दोनों साथ ही स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि अगर टाइम नहीं होता तो फिर यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। तो यूनिवर्स के पहले क्या था? क्वेश्चन ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पहले का मतलब ही है टाइम। क्योंकि अगर यूनिवर्स के पहले कुछ भी रहा होगा और वो होने में आ जाएगा, एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, तो वो भी यूनिवर्स का पार्ट हो जाएगा। तो यूनिवर्स के बियॉन्ड, यानी कि यूनिवर्स इक्वल टू टाइम। अब यानी कि यूनिवर्स की बिल्कुल विपरीत चीज़ होनी चाहिए, तो उसको बियॉन्ड होने के लिए तो टाइमलेस होना पड़ेगा। बियॉन्ड जाने का मतलब है कि बिल्कुल विपरीत होना पड़ेगा, जो चीज़ यूनिवर्स में नहीं हो रही, यानी कि टाइमलेस। देखिए, साइंस टाइम के बिना टाइमलेस चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है। करंट साइंस के लिए अनडिफाइंड, अनआंसरेबल है, क्योंकि साइंस जो है
टाइम के अंदर की चीज़ों का ही स्टडी कर सकता है, टाइम के अंदर की चीज़ों का ही एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो जो चीज़ें टाइम और स्पेस के अंदर आएंगी, साइंस केवल उन्हीं चीज़ों को मेज़र कर सकता है। अब जो चीज़ टाइमलेस है, तो भला साइंस उसको कैसे मेज़र कर पाएगा, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा? और अगर इन फ्यूचर साइंटिफिकली कोई चीज़ आइडेंटिफाई होती भी है, तो वो स्ट्रिक्ट सेंस में टाइमलेस नहीं रह जाएगी। लेट्स से कि कोई एंटिटी इन फ्यूचर आइडेंटिफाई होती है, कोई एक एंटिटी साइंस के आइडेंटिफिकेशन में आती है, तो वो टाइमलेस चीज़ क्रिएटर कैसे हो सकती है? वो टाइमलेस चीज़ टाइम को कैसे क्रिएट कर सकती है? क्योंकि अगर वो टाइमलेस है और उसको टाइम को क्रिएट करना है, तो उसको ट्रांजिशन तो लाना पड़ेगा, चेंज तो करना ही पड़ेगा। और ट्रांजिशन जो होगा, तो जो बदलाव होगा, चेंज होगा, एक्ट का ट्रांजिशन हुआ तो टाइम तो लगेगा। तो ट्रांजिशन में, बदलाव में भी तो टाइम लगेगा ना। जो एक्ट हुआ उसमें भी तो टाइम लगेगा। तो फिर वो चीज़ टाइमलेस कैसे रह जाएगी? वो भी टाइम के अंदर ही आ जाएगी, फिर वो भी यूनिवर्स का ही पार्ट हो जाएगी, वो भी टाइम का ही पार्ट हो जाएगी। फिर वो टाइमलेस कैसे रह जाएगी? तो ये जो फर्स्ट कॉज का जो आर्गूमेंट है, उसमें यूनिवर्स से पहले की बात है, मतलब कि टाइम और स्पेस के पहले। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि वो मेटाफिजिकल है, वो टाइमलेस है और वो मेटाफिजिकल भी है, उसे साइंटिफिक टूल से मेज़र नहीं किया जा सकता है। जो चीज़ मेटाफिजिकल है, जो नॉन फिजिकल है, जो टाइमलेस है, तो इस सेंस में वो चीज़ एक्सप्लेनेशन के लिए तो नथिंगलेस लाइक हो गई ना। जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, टेस्टेबल नहीं है, वो टाइमलेस है, वो मेटाफिजिकल है, वो नॉन फिजिकल है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो समय से परे है, वो असीमित है, वो अनंत है, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट नथिंग जैसा ही हो गया ना। तो नॉन एग्जिस्टेंस में, नथिंगनेस में और इसमें क्या फ़र्क हो जाएगा? यानी कि जो चीज़ टाइमलेस है, जो मेटाफिजिकल भी है, जो नॉन फिजिकल भी है, तो उसमें और नथिंगनेस में क्या अंतर रह गया? और अगर वो नथिंगनेस है, तो नथिंगनेस से समथिंग कैसे क्रिएट हो सकता है? और अगर नथिंगनेस से समथिंग क्रिएट हुआ, तो वो नथिंगनेस नहीं रह गया, देयर इज समथिंग। तो समथिंग से ही समथिंग क्रिएट हुआ, क्योंकि देयर इज समथिंग, जो कि कॉज है इस समथिंग का। तो इफ देयर इज समथिंग, तो यानी कि समथिंग से ही समथिंग क्रिएट हुआ, तो वो भी समथिंग हो गया, वो भी यूनिवर्स का पार्ट हो गया, वो भी टाइम में आ गया। तो वो भला यूनिवर्स और टाइम के बियॉन्ड कैसे हो गया? एंड इफ देयर इज नथिंग, तो समथिंग को कैसे वो प्रभावित कर सकता है? और अगर प्रभावित कर रहा है, तो वो भी होने में आ जाएगा, वो भी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। और अगर कोई चीज़ नॉन एग्जिस्टेंस, नथिंगनेस से अगर कोई चीज़ प्रभावित होकर एग्जिस्टेंस बन रही है, तो फिर प्रभाव डालना ही मतलब उसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ हो गया, वो एग्जिस्टेंस में आ गया। तो अगर वो एग्जिस्टेंस में आ गया, तो भला वो टाइम के और यूनिवर्स के बियॉन्ड कैसे हो गई? क्योंकि नथिंगनेस अगर प्रभाव डाल रहा है, तो यानी कि कुछ तो एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो प्रभाव डाल रहा है। तो अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर वो होने में आ गया, वो भी एग्जिस्टेंस में आ गया। तो ये भी एग्जिस्टेंस में है और वो भी एग्जिस्टेंस में है, तो दोनों ही सेम चीज़ हो गई। तो भला ये टाइम और यूनिवर्स के परे कैसे हो गया? ये कैसे टाइम और यूनिवर्स के बियॉन्ड हो गया? और अगर बियॉन्ड हो गया, तो फिर इसको प्रभावित कर ही नहीं सकता है। लेकिन नथिंगनेस का मतलब ही कुछ नहीं है। जब अगर कुछ नहीं, तो कैसे वो किसी समथिंग को प्रभावित कर सकता है? और अगर कोई एंटिटी ऐसी है जो कि समथिंग को प्रभावित कर रही है, तो फिर वो एंटिटी नथिंगनेस रह ही नहीं जाती है, वो भी समथिंग में ही आ जाती है। और अगर वो समथिंग में आ जाती है, तो वो भी टाइम के अंदर आ जाती है, तो वो भी एक यूनिवर्स टाइम का ही पार्ट हो जाती है। तो फिर वो भला यूनिवर्स के और टाइम के बियॉन्ड कैसे हो जाती है? और अगर हो जाती है, तो भला वो टाइमलेस है, तो फिर टाइम को कैसे प्रभावित कर सकती है? क्योंकि टाइमलेस से टाइम की तरफ जाना यानी कि ट्रांजिशन, बदलाव, और इस बदलाव में तो टाइम लगेगा, एक्ट में टाइम लगेगा, इंटेंशन में टाइम लगेगा। और अगर वो मेटाफिजिकल है, वो नॉन फिजिकल है, तो उसके पास इतना मटेरियल कहाँ से आया? एक नॉन फिजिकल एंटिटी के पास इतना सारा फिजिकल मटेरियल कहाँ से आया? सेकेंड थिंग कि अगर कोई मेटाफिजिकल नॉन फिजिकल चीज़ फिजिकल को क्रिएट कर रही है, तो उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? जैसे स्पेस और टाइम के अंदर कोई भी ऐसी चीज़, नॉन फिजिकल चीज़ नहीं मिली जो कि प्योरली फिजिकल चीज़ को क्रिएट करे। जैसे कि घर है, घर सीमेंट से बनता है, पेड़ के लिए सॉइल, वाटर और सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक इसी तरीके से ब्रेन के लिए न्यूरॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। आज तक कोई भी वेरीफाइड एग्जाम्पल नहीं है या नहीं हुआ है जो कि नॉन फिजिकल, बिना किसी मीडियम के फिजिकल चीज़ को प्रोड्यूस करे। आज तक ऐसे कोई भी वेरीफाइड एग्जाम्पल नहीं हुआ है। देखिए, इस आर्गूमेंट के हिसाब से हर कॉज के पीछे कोई ना कोई कॉज होना चाहिए। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉज है, और यूनिवर्स के पीछे भी कॉज है। तो यूनिवर्स के पीछे जो कॉज है,
तो उस कॉज के पीछे कोई कॉज क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो फिर यूनिवर्स के पीछे कॉज का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पर्टिकुलर जो आर्ग्यूमेंट है वो यही कहना चाह रहा है कि चूंकि हर कॉज के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, इसलिए यूनिवर्स के पीछे भी कोई ना कोई कॉज होना चाहिए। तो अगर कॉज के पीछे कॉज होना ही चाहिए तो फिर उस कॉज के पीछे भी तो कोई ना कोई कॉज होना चाहिए ना। और अगर उस कॉज के पीछे कोई कॉज नहीं होना चाहिए तो फिर यूनिवर्स के पीछे भी कॉज होने की क्या ज़रूरत है? बस यूनिवर्स को जंप करना है और फिर नेक्स्ट कॉज पे जाके रुक जाना है, जस्ट बिकॉज आपकी गॉड को प्रूफ किया जा सके। देखिए, दरअसल माजरा ना फेथ का है और बिलीफ का है। और फेथ चाहे कितना भी साइंस को एज अ टूल बना के इधर उधर की बातें कर ले, एक ना एक पॉइंट ज़रूर ऐसा आता है कि जब उसके पास फिर कोई कॉज या एक्सप्लेनेशन नहीं बचती सिवाय फेथ के और बिलीफ के। देखिए, सबसे पहले गॉड का जो कॉन्सेप्ट निकला धर्म से। फिर जब पूछा गया कि इतने सारे धर्म, इतने सारे गॉड, तब बोला गया कि गॉड एक ही है। फिर जब पूछा गया कि एक ही है, रहता कहाँ है, बोला गया ऊपर, लेकिन यूनिवर्स में तो नहीं मिला। फिर बोला गया कि यूनिवर्स के परे है, वो बियॉन्ड है। अच्छा, बियॉन्ड है तो किस टाइम पर है? वो टाइमलेस है। टाइमलेस है तो दिखता कैसे है? वो मेटाफिजिकल है, वो दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट हर सवाल के साथ और भी एब्स्ट्रैक्ट होता जा रहा है। गॉड भला क्यों लगातार एस्केप करता जा रहा है? बट बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। अगर यूनिवर्स के पीछे और टाइम के पीछे कोई कॉज नहीं है तो भला इतना कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स खुद से सस्टेन कैसे कर पा रहा है? इतनी फाइन ट्यूनिंग कैसे? मिलते हैं इसी टॉपिक और इसी बात को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।